हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंकित मल्होत्रा, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर सीए फाउंडेशन। तो आज ये फर्स्ट क्लास है हमारी और पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्वांट में कौन कौन से सेक्शंस हैं जो हमें कवर करने हैं। ये सिर्फ मैथ्स नहीं है। और सबसे पहली बात कि 11th-12th के बच्चे जिनके पास मैथ्स नहीं होती है उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे पास मैथ्स नहीं है तो हमें सीए फाउंडेशन में दिक्कत होगी मैथ्स करने में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही कम पार्ट होता है जो 11th-12th की मैथ्स वाला होता है, तो उससे आपने घबराना नहीं है। उसके क्वेश्चन इतने आते भी नहीं है क्वांट में। तो इसलिए पहले हम एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या सेक्शंस हैं, कौन कौन कितने कितनी वेटेज रखता है, ताकि एक ये आपके मन से सबसे पहले डर निकल जाए कि अगर हमने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ी है तो भी हम बहुत अच्छे फ्लाइंग कलर से मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। क्वांट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिकली 3 सेक्शंस हैं बेटा। एक तो है आपका जिसको आप नॉर्मल मैथ्स कह सकते हो, फिर एक आता है एलआर लॉजिकल रीजनिंग और एक आता है स्टैटिस्टिक्स। मैथ्स अगेन 40 मार्क्स की है, एलआर 20 मार्क्स का है और स्टैटिस्टिक्स फिर से 40 मार्क्स की है। जो मेन तंग करने वाली चीज़ है जो हमें मैथ्स लगती है बल्कि वो होती स्टैट्स है, बट उसकी हम ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे जिससे आपको कैलकुलेटर पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन स्टैट्स के मैथ्स के बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। एलआर के जो 4 सेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं और सबसे 5-5 क्वेश्चन आते हैं। एक जो पहला टॉपिक है बेटा वो है नंबर सीरीज़, जिसमें हम ऑड मैन आउट वगैरह भी करते हैं। फिर है हमारा ब्लड रिलेशंस, और उसके बाद हमारा आता है सीटिंग अरेंजमेंट, और लास्टली जो हमारा टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज हो गया, और जो लास्ट हमारा रह गया वो है डायरेक्शन सेंस या डायरेक्शन टेस्ट बेटा। मैथ्स की अगर हम बात करें तो सब में से इसमें से 5-5 क्वेश्चन कंफर्टेबली 5-5 क्वेश्चन, किसी के 4 हो जाए 6 हो जाए, बट हम मोर और लेस सबके 5-5 क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है। सो मैथ्स में बेटा अगर देखें ध्यान से तो बहुत सारे सेक्शंस हैं। इसमें कुछ पोर्शन जो है वो 11th-12th का भी आएगा। अब वो 11th-12th का पोर्शन कौन सा है वो एक बार एंड में डिस्कस करेंगे, पर पहले जो आप आराम से कर सकते हो, जो आज हम एक टॉपिक करेंगे भी बेटा, वो है रेशो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉग। लॉग से घबराना नहीं है कि 11th-12th के वाले बच्चों को आता होगा, हमें नहीं आता, जो नॉन मैथ्स वाले, बिल्कुल भी नहीं। लॉग ऐसा है ही नहीं। रेशो, प्रपोर्शन, इंडिसेस और लॉग। इंडिसेस को इंडाइसेस भी बोल देते हैं। रेशो जो है वो आज हम करेंगे, बट एक बारी टॉपिक पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद बेटा जो हमने 9th-10th में याद होगा लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी, वो सारी इसमें आ जाती है इक्वेशंस में। उसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है, लीनियर इनइक्वालिटीज आती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अब ये जो बेटा टॉपिक लिखूंगा ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और साथ में सीक्वेंस एंड सीरीज, ये टॉपिक बेटा ऐसे हैं जो आपको थोड़े से नॉन मैथ्स वाले बच्चों को बहुत ध्यान से करने पड़ेंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज जो 11th-12th के हैं, लेकिन इतने मुश्किल नहीं है कि 11th-12th वाले बच्चों को ही समझ आए, जिनके पास मैथ्स थी, सॉरी। सो उसके बाद हमारा आता है रिलेशन फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शंस। उसके बाद थोड़ा बहुत कैलकुलस है, ज़्यादा नहीं है, तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। और अगर आप एक बारी पास्ट देखो ना तो कैलकुलस पे बेटा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं। कैलकुलस में 2 पार्ट्स हैं, डिफरेंशिएशन बिल्कुल बेसिक वाली, इंटीग्रेशन हम ज़रूर समझेंगे, लेकिन 1-1, 2-2 क्वेश्चन आते हैं तो हमें उससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये कैलकुलस वाला पार्ट हो गया, ये आपके मैथ्स में आ जाता है सब कुछ। एक बार देख लेते हैं कोई टॉपिक अगर मिस हुआ है तो नहीं, और कुछ भी मिस नहीं हुआ बेटा। अब हम बात करते हैं एक बारी स्टैटिस्टिक्स को लेके बेटा। स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या आता है? स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स जो स्टार्टिंग वाला है ना बेटा वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं है। मतलब आपको याद होगा वो 8th 9th में हम वो बनाते थे, पाई चार्ट बना रहे हैं,
डिवाइड कर रहे हैं, बार ग्राफ बना रहे हैं, हिस्टोग्राम बना रहे हैं, वो सब होता था उसमें, विच इज़ वेरी इजी। शायद ही उस पर थ्योरी पे कोई 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी इजी। उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो भी हमने 10th में पढ़ा है बेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपको याद होगा हमने मीन पढ़ा था, मीडियन पढ़ा था, मोड पढ़ा था। ये एग्जैक्टली वही है, बिल्कुल सेम है, सब कुछ वही। मीन के 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, सब कुछ वही सेम है। बस फॉर्मूले में थोड़ी सी जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करी है ना, वो 9-10 से हटा के थोड़ी अलग यूज़ कर दी है। बट हमारा तो MCQ बेस्ड पेपर है, तो हमने कोई फॉर्मूले की ज़्यादा परवाह नहीं करनी है, तो हम 9-10 से लिंक करके ही पढ़ेंगे इसको, ताकि आपको वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत याद आना शुरू हो जाए कि हाँ मीन में ये होता था, DI क्या होता था, UI क्या होता था, वो सब आपको याद आ जाएगा। उसके बाद जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अगेन ये एक स्टैटिस्टिक्स में ऐसा टॉपिक है जो 11th-12th के बच्चों ने, मैथ्स वाले बच्चों ने पढ़ा था, लेकिन बाकियों ने नहीं पढ़ा है। इसमें क्या होता है बेटा, रेंज, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सब हमने पढ़ा था, वेरिएंस। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा बेटा वो आएगा प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी अगेन थोड़ा सा बेटा 11th एंड 12th से रिलेटेड है मैथ्स वालों के लिए, थोड़ा सा उनको ये कंफर्ट रहता है कि उनको याद आ जाता है कैसे करना था। उसके बाद वाले जो 3 टॉपिक बचते हैं ना बेटा, ये आप लोगों ने, मैथ्स वालों ने भी नहीं पढ़े हैं, वो है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, समझने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना तब दिक्कत होती है फॉर्मूले में क्या पुट करना है, कैसे करना है। बट इसको पढ़ेंगे ऐसे कि आपको ऐसा लगेगा कि पूरे स्टैटिस्टिक्स में सबसे अच्छा, सबसे आसान टॉपिक यही है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आ जाता है। तो ये थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे काफ़ी बच्चे डरते हैं, इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है बेटा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिसको आप डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सकते हो। हम एग्जाम्पल देके समझ सकते हैं कि कहाँ आप कोरिलेशन यूज़ करते थे, लेकिन आपको पता नहीं चलता था कि हाँ इसको कोरिलेशन भी बोलते हैं। रिग्रेशन, कोरिलेशन। और लास्ट है बेटा इंडेक्स नंबर्स। अगेन फॉर्मूला बेस्ड, कैलकुलेटर पे कैसे जल्दी से इसको सॉल्व करना है, बस वो सीखना है आपने और फॉर्मूला याद रखना है। तो बहुत ही आसान इंडेक्स नंबर्स। ये बेटा हमारा सारा कंटेंट है जो हमने पढ़ना है मैथ्स में, क्वांट जिसको बोल सकते हैं, LR में और स्टैटिस्टिक्स में। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे रेशो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस और लॉग। रेशो आज खत्म करेंगे हम पूरा, और बहुत आराम से करना है। एक एक चीज़ समझनी है, एक एक टर्म समझनी है, क्योंकि ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डाउट आएगा आगे चल के, वो TVM में आएगा, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में थोड़ा बहुत डाउट आपको आ सकता है कि क्वेश्चन एकदम से सॉल्व नहीं हो पाते हैं। बट उसके अलावा जो टॉपिक्स है ना, इसको जितने आप कंफर्टेबली आराम से करोगे और इसमें कोशिश करोगे कि आपके फुल मार्क्स आ जाएं, कोई नंबर भी ना कटे, और ये हो सकता है। रेशो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉग एक ऐसे चैप्टर हैं जो आपको 9th-10th के मैथ्स की याद दिलवाएंगे कि सर हाँ इसमें ऐसे होता था, बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो वो सब हम इंडिसेस में पढ़ेंगे। बट अभी जो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा रेशो। तो चैप्टर नंबर 1 में 4 पार्ट्स हैं बेटा। चैप्टर नंबर 1 में 4 पार्ट्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया बेटा, रेशो, प्रपोर्शन, रेशो एंड प्रपोर्शन आर लिंक्ड। उसके बाद बेटा इंडिसेस एंड कुछ हद तक लॉग जो है, लॉगरिथम जिसको बोलते हैं, ये भी दोनों टॉपिक थोड़े से लिंक्ड होते हैं, और रेशो और प्रपोर्शन भी थोड़ा बहुत लिंक्ड होता है। सो अभी हम रेशो स्टार्ट कर रहे हैं कि रेशो क्या होता है। अच्छा, रेशो कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है। अब वो कहाँ पढ़ा है मैं आपको याद दिलवाता हूँ। आपने पढ़ा होगा रैशनल नंबर्स। आप देखो ध्यान से, तो रैशनल नंबर में जो पहले 5 लेटर्स हैं वो क्या है बेटा, रेशो। तो रैशनल नंबर की अगर आपको बचपन वाली डेफिनेशन याद हो तो क्या होता था, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो जिसको हम P/Q की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम रैशनल नंबर बोलते थे, और वही मतलब बेटा यहाँ पर रेशो का भी होता है।
बट एक छोटा सा डिफरेंस है रेशो समझने में और रैशनल नंबर समझने में। नंबर की टर्म्स पे बात करेंगे तो रेशो और रैशनल नंबर दोनों सेम बात है, कोई इशू नहीं है। बट पहले रेशियो की डेफिनेशन, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन देंगे, एक आधा वर्ड इधर उधर करेंगे और आपसे पूछ लेंगे कि रेशियो की विच इज द बेस्ट सूटेबल डेफिनेशन। ये मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन बन सकता है। तो रेशियो क्या होता है बेटा, बिल्कुल हम जो मॉड्यूल में दे रखा है मॉड्यूल की डेफिनेशन को ही याद रखना है। अ रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड जिसको मैं बेटा कैपिटल में लिखूंगा, ऑफ सेम काइंड। बेटा ये सेम काइंड का मतलब जो है वो बहुत ध्यान से समझना है। सेम काइंड और एंड में इन्होंने वर्ड लिखा हुआ है बाय डिवीजन, और डिवीजन का मतलब ही डिवाइड, मतलब P by Q की फॉर्म में अल्टीमेटली तो आने ही वाला है। बट ये जो डेफिनेशन है इसके वर्ड सुनना बेटा, कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब ही एक तरीके से डिवीजन ही होता है। आप दो चीज़ों को कंपैरिजन कर सकते हो। अब मेरे पास 50 रुपये, आपके पास 100 रुपये, अगर हम कंपेयर करने जाएं तो एक तरीका है तो ये बोलने का कि सर आपके पास 50 रुपये कम है हमारे से। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं कंपैरिजन करने को बोलूंगा तो आप बोलोगे सर रेशो निकालते हैं, 50 रुपीज़ आपके, 100 रुपीज़ मेरे, तो मतलब रेशो क्या हुआ 1:2। या फिर अगर मैं अपना ऊपर रखूं न्यूमरेटर में जो आपके 100 रुपए और मेरे 50 रुपए, तो रेशो आएगा क्या 2:1। तो कंपैरिजन का मतलब ही एक तरीके से डिवाइड करना होता है। सो रेशो क्या है बेटा, कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। इस बेटा सेम काइंड पर ध्यान देंगे, बट पहले हम इस रेशो को समझ लेते हैं, वर्ड को दोबारा से। अब अगर मान लेते हैं बेटा A एंड B आर 2 क्वांटिटीज अगेन ऑफ सेम काइंड। मैं सेम काइंड पर अभी दोबारा फोकस करूंगा बेटा, और सेम काइंड का मतलब भी समझेंगे। ऑफ सेम काइंड, सेम काइंड का एक वर्ड हम एक भी और भी यूज कर सकते हैं बेटा, सेम यूनिट। देन हम बोलते हैं जो ये फ्रैक्शन बना A और B, जो आपने 2 क्वांटिटीज लिए बेटा, उसमें ये जो 2 फ्रैक्शन बने, एक फ्रैक्शन बना जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हम 8th 9th में 10th में हम यही पढ़ के आए हैं कि सर जो ऊपर लिखते हैं उनको न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। अब A और B को वो कहता है ऐसे भी लिख सकते हैं A:B, ऐसे भी लिख सकते हैं A/B। ये सबसे मैं बिल्कुल बेटा बेसिक से चल रहा हूं, तो बहुत ध्यान से चीजों को समझना। अब क्वांटिटीज जो है A और B, A, दूसरा पॉइंट बेटा याद रखना, A एंड B आर कॉल्ड टर्म्स। A और B को क्या बोलना है, टर्म, जिनको हम अभी तक क्या बोलते थे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब क्या बोलना है, टर्म्स ऑफ द रेशो। और बेटा जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है, मतलब जिसको हम A बोल रहे हैं, उसको इन्होंने एक और नाम दे दिया एंटीसीडेंट। क्या नाम दे दिया बेटा, एंटीसीडेंट। और जो सेकेंड टर्म है उसको नाम दे दिया कॉन्सिक्वेंट। सेकेंड टर्म मतलब बेटा वही, आप अपना डिनोमिनेटर याद रखो B, उसको नाम दे दिया क्या, कॉन्सिक्वेंट। तो कई बार क्या होता है, सब कुछ पता होता है A/B क्या है, सब कुछ कर लिया, लेकिन टर्म जो क्वेश्चन में आया उसमें टर्म आ गई एंटीसीडेंट, टर्म आ गई कॉन्सिक्वेंट। अब भाई ये तो याद ही नहीं है कि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या होता था। तो एंटीसीडेंट मतलब बेटा जो न्यूमरेटर, मैं ब्रैकेट में यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको वो बचपन से याद रहे कि एंटीसीडेंट मतलब न्यूमरेटर है और कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है बेटा डिनोमिनेटर। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें सर एक ये रेशो लिखा हुआ है 4:3, इसमें जो एंटीसीडेंट है वो क्या हो गया 4 और जो कॉन्सिक्वेंट है वो क्या हो गया 3। अब वो 4/3 लिखो, 4/3 बोलो, 4/3 बोलो, 4:3 बोलो, सब एक ही बात होती है बेटा। ठीक है, अब ये तो हो गई रेशो की बात। अब जो मैंने एक वर्ड जो मैं पहले से स्टार्टिंग से आपको बोल रहा हूँ बेटा, सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब है सेम यूनिट। बस यहाँ पर यही फर्क है जो हमने बचपन में पढ़ा था और अब जो हम अब पढ़ रहे हैं। क्या फर्क है बेटा, वेट मान लेते हैं एक सेफ, और मैं ही हूँ अंकित, मेरा वेट है 75 kg, मेरी हाइट है सेंटीमीटर में 175 सेंटीमीटर, और मैं आपको कहता हूँ मेरे हाइट और वेट का रेशो निकालो। मैथमेटिकल डेफिनेशन के हिसाब से बेटा ये रेशो निकालना इज इनएडिक्वेट। गलत है ये कि आप दो अलग अलग क्वांटिटीज का ऐसे रेशो नहीं निकाल सकते कि सर 75
अपॉन में 175, सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा। तो दो चीज़ों का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, जो मेरा यहाँ सेम काइंड का या सेम यूनिट का यहाँ पर क्या मतलब था कि कंपैरिजन हमेशा बेटा एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए। या आपने बहुत बार अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा कि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, या प्रोफेशनल लाइफ में भी देखा होगा एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन क्या होता है। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन का एक्चुअल मतलब है यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस, एप्पल विद मैंगोज। तो यहाँ पर मैथ्स में इसका, रेशो में इसका क्या मतलब है कि आप हाइट को हाइट के साथ ही कंपेयर कर सकते हो, वेट को वेट के साथ ही कंपेयर कर सकते हो, आप वेट को हाइट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, वो रेशो माना ही नहीं जाता। जबकि लिख रहे हैं हम उसको पी बाई क्यू फॉर्म में, बट ये रेशो की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि रेशो की डेफिनेशन के हिसाब से सेम काइंड होना चाहिए। सेम काइंड का मतलब होता है सेम यूनिट होनी चाहिए। अगर सेम यूनिट नहीं है तो आप उसका रेशो ले ही नहीं सकते हो। अब ऐसे नहीं करना सर 75 किलो को हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर ले, अरे भाई ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे बट वो तो सेंटीमीटर में ही है। ये कर सकते हो सर 75 केजी आपका वेट है एक का, और एक बंदे ने हमें अपना वेट बताया है 8000 ग्राम्स, ठीक है 8000 ग्राम्स। क्या हम इसको कर सकते हैं सर ये सेम क्वांटिटी तो हुई, वेट ही तो हुआ? नहीं बेटा, सेम क्वांटिटी का मैंने ब्रैकेट में आगे क्या लिखा और सेम यूनिट। यूनिट यहां पे क्या सेम है क्या किलोग्राम और ग्राम्स की? बिल्कुल भी नहीं। सो हमारे पास दो ऑप्शन है बेटा, समझ आ रही बात? है दो ऑप्शन हैं। 75 किलो जो है उस किलोग्राम्स को या तो मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लूं बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1000, या फिर मैं 8000 ग्राम्स को कन्वर्ट कर लेता हूं किसमें? किलोग्राम्स में, बाय डिवाइडिंग इट बाय अगेन 1000, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम्स होते हैं। अब हमने सोचा ठीक है डेसिमल में क्यों लेकर जाना, जीरो क्यों हटाने, जीरो बढ़ाते हैं बाद में कट ही जाएंगे। तो 75 किलोग्राम्स को कन्वर्ट कर लिया ग्राम्स में, और उसके बाद बेटा रेशो ले लिया। तो पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सेम क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? सेम यूनिट। अगर किलोग्राम है तो वो किलोग्राम से ही कंपेयर होगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से ही होगी, हम उसको इंचेस से या फिर फीट से डिवाइड या रेशियो में नहीं ले सकते हैं। अब बेटा ये सेम हो गई, और हमने कहा चलो सर ठीक है ये आंसर आ गया आपका 75,000 अपॉन में 8000। इज इट द करेक्ट आंसर? क्या हम इसको रेशियो बोल सकते हैं बेटा? नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं। एक चीज़ और है, वो क्या है वर्ड, ध्यान से सुनना, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में काट पीट कर जो आंसर आए फाइनली, और मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी सुन लो, लेमन में तो सुन लिया बेटा, काट पीट कर जो भी हम बचपन में कहते थे ऊपर से ये 2 से जा रहा है 2 से काट दो, 4 से जा रहा है 4 से काट दो, हाँ उसी को सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। बट मैथ्स में उसका क्या मतलब है बेटा? जिनका HCF 1 हो, मतलब P और Q जो हैं वो को प्राइम नंबर्स हो जाएं। बेटा बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मॉड्यूल में लिखी नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि जब ये क्वेश्चन में गलती होती है फिर हम मॉड्यूल जाके ढूंढते हैं कि ये कहाँ लिखी हुई थी। तो कुछ चीज़ें इसमें मॉड्यूल में नहीं लिखी हुई, या अगर एक वर्ड में लिख दिया उसको एक्सप्लेन नहीं करा है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हमें लगता है सर देखो 0 से 0 काट दिए, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गई। अगर ये और सिंप्लीफाई नहीं हो रही है तो जैसे 75 और 8 दोनों फर्दर और डिवाइड नहीं हो सकते, तो येस दिस इज माई एग्जैक्ट रेशो 75/8। बट अगर बेटा ये और डिवाइड हो रहे होते तो हमें डिवाइड करना है, डेसिमल में नहीं निकालना, सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? HCF 1 होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का दूसरा मतलब क्या है? को प्राइम नंबर्स। बेटा को प्राइम नंबर्स मतलब जैसे अगर मैं आपको रेशो बोलूं 4/6, ये रेशो भी गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म का लेमैन में मतलब सर काटो पीटो, चलो सर काटा पीटा 2C टेबल में जा रहा है, ये 2 के टेबल में जा रहा है 3 पर। क्या अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई? हो गई। सर मैथमेटिकल डेफिनेशन का यहाँ पे फुलफिल हुई? बिल्कुल हुई बेटा, ध्यान से देखो। 2 और 3 का को प्राइम का मतलब HCF निकालो, 2 के फैक्टर 2 और 1, 3 के फैक्टर 3 और 1, तो दोनों का कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ बेटा? 1। और अगर 1 हुआ तो मतलब ये को प्राइम हुए। नाउ दिस फुलफिल्स माय एवरी पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ रेशो। तो डेफिनेशन ऑफ रेशो ये 2/3 ने सेटिस्फाई करी। हम शुरू कहां से हुए थे बेटा? दोबारा देखो, 75 किलोग्राम्स 8000 ग्राम। हमने कहा इसका रेशो निकालो। अगर मैं 75 अपॉन 8000 रख के रेशो निकालता, ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट होता, क्योंकि यूनिट सेम
नहीं है, सेम काइंड के नहीं है। उसके बाद सर ठीक है, उसके बाद हमने कन्वर्ट कर लिया 75,000 बाय 8,000 हो गया। अब सर ये 3 जीरो से 3 जीरो काटने जरूरी हैं, बिल्कुल जरूरी है क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सर 75 बाय 8 कर दिया। नाउ दिस इज माय परफेक्ट रेशो, क्योंकि अब ये फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, फर्दर और काटापीटी नहीं हो सकती। मैथ्स की लैंग्वेज में HCF 75 और 8 का निकालोगे कितना आएगा 1, मतलब ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं बेटा, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने एक डेफिनेशन को मैक्सिमम जितने तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते थे बेटा एक्सप्लेन कर लिया है। और देखो बेटा क्वेश्चन आया क्या 12/6 एक रेशो है, 12/16 सॉरी। हाँ सर रेशो तो है, लेकिन ये रेशो की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा। अब यहाँ पे बेटा क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ नंबर है नॉर्मल, और नंबर के लिए कोई यूनिट नहीं होती है। सो 12/16 को सर हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने का मतलब देखना पड़ेगा दोनों किसकी टेबल में जा रहे हैं। सो 4 3s are 12 और 4 4s are 16। तो 3/4, 3/4 ये इंपॉर्टेंट है, यही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है। दूसरी बात इसमें बेटा लिखी हुई है ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं 3/4 को 4/3 नहीं बोल सकता। अगर जो एंटीसीडेंट है जो न्यूमरेटर में है वो न्यूमरेटर में ही रहेगा, जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। ऐसे नहीं करना आपने स्विच कर दिया इसको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर दिए, ये नहीं हो सकता। इसीलिए बेटा ऑर्डर वर्ड लिखा हुआ है मॉड्यूल में, ऑर्डर जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ओके। अब क्या समझना है नेक्स्ट टॉपिक, एक बारी एक दो क्वेश्चन जो मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म वाले बोले उस पर और समझते हैं, जो मॉड्यूल में दे रखे हैं बेटा। 150 ग्राम्स और 2 किलोग्राम्स, इसका रेशो निकालना है बेटा। अब दो तरीके, सर 150 ग्राम्स को या तो किलोग्राम में चेंज करो। अब बेटा किलोग्राम में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड होगा, डेसिमल में आंसर आ जाएगा, फिर डेसिमल काटते फिरोगे। सर कैलकुलेटर है तो सही, बात ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें दिमाग में भी बिना कैलकुलेटर के की जा सकती हैं कि अगर मैं इसको 2000 कर दूं, 0 से 0 कट जाए, क्योंकि कैलकुलेटर तो बेटा आपको आंसर डेसिमल में देगा, डेसिमल में चाहिए नहीं, ऑप्शन जो दे रखे होंगे वो तो फ्रैक्शन में देंगे, फ्रैक्शन तो कैलकुलेटर में आएगा नहीं ना, आपको तो डेसिमल में आंसर दे देगा वो, तो आपको यहीं सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलो सर ठीक है, हमने 150 को 150 ग्राम रहने दिया और 2 किलोग्राम को क्या लिख लिया 2000 ग्राम बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1000। सर 0 से 0 कटा, हम 15/200 आंसर दे आए, और सर पहला ऑप्शन वही था ए, बट वो गलत हो गया, क्योंकि हमें ये याद नहीं रहा कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। हमें ये तो याद रहा कि सर ने कहा था सेम काइंड करना है, मतलब सेम यूनिट करनी है, हमने दिमाग लगाया यूनिट सेम कर ली, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में करना भूल गए। तो अब क्या करना बेटा, इसको ये दोनों 5 की टेबल में जा रहे हैं, 5 3s are 15, 5 4s are 20 और 0। तो रेशो अब कितना आया बेटा 3/40। एक और देखो बेटा 25 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स, इनका रेशो निकालना है। ये बिल्कुल मैं इलस्ट्रेशन मॉड्यूल वाली ले रहा हूँ, ताकि जब आप मॉड्यूल से भी पढ़ो तो आपको सब पढ़ के अपने आप याद आ जाए कि हाँ ये ऐसे ऐसे पढ़ा था। अब बेटा मिनट और सेकंड, अब ये रिलेशन तो पता ही होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60। सो अगेन नंबर को बड़ा किया करो, छोटा करोगे फ्रैक्शन डेसिमल में जाने की तरफ जाएगा, फिर आपको कैलकुलेशन में खुद ही दिक्कत होगी। तो 25 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकेंड बेटा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में कितना हो गया 45। अब सिंप्लीफाई करना है, 5 × 9, 5 × 12, ये दोबारा जा रहा है, 3 3s are 9, 3 4s are 12। अब 25 × 4 100 रेशो 3। समझ आ रही बेटा? अगर सीधा ही आ जाए 3 किलो और 5 किलो का रेशो निकालो तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो दोनों डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, यूनिट सेम है, किलो और सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और काटापीटी और सिंप्लीफाई को प्राइम HCF कुछ भी नहीं कर सकते आप। 3/5 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको जो नंबर दिए गए बेटा वो मिक्स्ड नंबर में दे दिए गए। मिक्स्ड नंबर का मतलब क्या हुआ, ऐसे लिख दिया गया 2 1/3 का रेशो निकालना है 3 1/3 के साथ, कोई बात नहीं। कंपेयर करने से पहले, रेशो निकालने से पहले हमें पहले इसको p/q फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब मिक्स्ड नंबर को p/q मतलब रैशनल नंबर की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ये आप सबको आता ही है बेटा। 3 2s are 6 और उसके बाद इधर ये प्लस, 3 2s are 6 + 1 7/3, 3 3s are 9 + 1 10/3।
अच्छा एक चीज़ सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आई। 11th-12th के बच्चों को मैंने ना 2/2 1/3 ऐसे दे दिया, और मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये दोनों सेम बात है? कह रहे नहीं सर, कैसे सेम बात है, इसमें यहाँ बीच में मल्टीप्लाई होता है, यहाँ बीच में प्लस होता है। अब गलती उनकी नहीं है, क्योंकि जब हमें मिक्स्ड नंबर को 4th-5th क्लास में या 6th क्लास में सिखाया गया था कि उसको P/Q फॉर्म में लिखो या रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखो ना, तब हमें ये बताया नहीं गया था कि एक्चुअल में आप ये प्लस करा रहे हो। अब वो भी उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जब बताना था तब LCM लेना सिखाया नहीं था। तो एक्चुअल में बेटा ये जो बड़ी नॉर्मल सी बात है ये, और एकदम मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको कुछ नॉलेज वाली बात बता रहा हूँ बेटा, सुनना। 2 1/3 इज एक्चुअली आप 2 प्लस कर रहे होते हो। बस हमें ये सिखाया गया, क्योंकि तब तक हमें क्या पता था कि मल्टीप्लाई करना और प्लस करना ये दो चीजें आती थी, तो हमें ये बता दिया गया 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें 1 प्लस कर दो। गलत कुछ नहीं है, बट आइडियली आप LCM ले रहे होते थे। 2/1 प्लस 1/3, 1 और 3 का LCM कितना? 3, 3 2s are 6, बट उस टाइम LCM सिखाया नहीं था। बट ठीक है, हम तो अभी वैसे ही करेंगे, बट ये आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत बेसिक सी बात है जो सच में आप ट्राई करना, 10 में से 7-8 बच्चों को नहीं पता होगी। वो कहेंगे हाँ बात तो एक ही है भाई, आंसर तो एक ही आ रहा है ना, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, तूने क्या नई चीज़ बता दी। नई चीज़ कुछ नहीं बताई, लेकिन नहीं पता था तो वो नई चीज़ है कि बीच में प्लस लगता है और हम LCM लेते हैं एक्चुअल में। सो बेटा ये हो गया 7/3, और ये कितना हो गया? 10/3। अच्छा, रेशो का और मतलब ना डिवाइड भी होता है बेटा। तो अगर मैं ये रेशियो जो साइन है ना, ये एक्चुअल में डिवीजन से आया है, बीच में डंडी तो हटाइए बस एक। 7/3 10/3 डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड के बाद वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, 3 से 3 कट गया बेटा, तो आंसर कितना आ गया? 7/10। ठीक है। अच्छा ऐसे ही ये तो हमने ले लिए मिक्स नंबर वाले, डेसिमल में आ गए तो 3.6 रेशियो 4.8। अब ये कैसे करना है? एक तो बात बिल्कुल ठीक कि सर 3.6 को लिख सकते हैं 36/10 डिवाइडेड बाय 48/10, बिल्कुल ठीक है। 36 अपॉन में 48, 10 से 10 क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। अब 36 और 48 आर नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें करना पड़ेगा। दोनों 12 की टेबल में जा रहे हैं, 12 3s are 36, 12 4s are 48। समझ आ रही बेटा बात? अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, हर रेशो को एक कॉमन फैक्टर से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, अगर हम एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो रेशो चेंज नहीं होता कभी भी। सर ये क्या बात कर रहे हो, मल्टीप्लाई कह रहे हो कर दें और फिर कह रहे हो चेंज नहीं होता? क्योंकि मैंने बेटा एक वर्ड यूज़ करा, क्या? कॉमन फैक्टर, जिसको के बोल दो, पी बोल दो, एक्स बोल दो, कुछ भी बोल दो। जैसे कि आप सुनो, मेरे पास 1000 रुपये और भाई ऑब्वियसली मेरी बीवी के पास 2000 रुपये निकले। हमने कहा भाई कितना रेशो है? अब रेशो अगर देखने जा रहे हैं तो वो निकलता है कितना? 1/2। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो 1/2 में एक्चुअल में हमें पता है कि उसमें कॉमन फैक्टर था। वो कॉमन फैक्टर क्या था बेटा? 1000। तो ये कॉमन फैक्टर जो होता है ना बेटा, इससे रेशियो पे फर्क नहीं पड़ता अगर वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑब्वियसली दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखा जाए तो ये जो पढ़ा था सर, ये जो आप कह रहे थे ना काटा पीटी करनी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, हम यही तो कर रहे थे। वो जो कॉमन फैक्टर है ना बेटा, उस कॉमन फैक्टर को हटा रहे थे, क्योंकि मैथमेटिकली रेशो वो तब तक नहीं बनता जब तक वो को प्राइम ना हो जाए, और को प्राइम वो तब होता है जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो बेटा जी? 1। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, इसका मतलब बाकी के जो कॉमन फैक्टर हैं वो हटाने हैं, वो न्यूमरेटर से भी हटाने हैं और वो डिनोमिनेटर से भी हटाने हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। तो अगर मैं ये 1000 और 2000 का रेशो निकाल रहा हूं तो मतलब ये 30 जो हम कैंसिल कर रहे हैं, एक्चुअल में हम अपना कॉमन फैक्टर कैंसिल कर रहे हैं, और वो इस केस में बेटा कॉमन फैक्टर क्या है? 1000। तो 1000 जब कटेगा, अब जो आंसर आएगा वो सारी डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब HCF1 को, HCF1 और ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं बेटा? को प्राइम नंबर्स। ठीक है। सो ये हमने बिल्कुल बेसिक डिस्कशन कर लिया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा, जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। उसको ध्यान से सुनना। पहले मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं जो एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज आपकी मॉड्यूल में लिखी हुई है, बहुत ध्यान से सुनना। इफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेस मतलब बढ़ जाए,
या फिर डिक्रीजेस, इफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द रेशो ए रेशो बी। कह रहा है क्वांटिटी है, अभी क्वेश्चन करेंगे समझ आएगा, पहले आप ये जो इंग्लिश लिखी है इसका मतलब समझ लो। इफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इंक्रीज भी कर सकती है कोई क्वांटिटी और डिक्रीज भी कर सकती है, बट बाय अ रेशो। वरना हमें इंक्रीज करने का मतलब है कुछ प्लस हो जाएगा, हमें लगता है डिक्रीज करने का मतलब है कुछ माइनस हो जाएगा, वो भी ठीक है। लेकिन यहां पर बेटा जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है ना, वो बाय अ रेशो हो रहा है कि अगर इतने रेशो से इंक्रीज हो जाए, अगर इतने रेशो से डिक्रीज हो जाए, तो बेटा जो न्यू क्वांटिटी होती है, जो न्यू क्वांटिटी होती है वो कैसे आती है, जो ओल्ड क्वांटिटी थी ना उसको मल्टीप्लाई करा दो जो रेशो दिया हुआ था उसके रेसिप्रोकल से। मतलब किससे मल्टीप्लाई करा दो, b बाय ए से, आपको न्यू क्वांटिटी मिल जाएगी। एग्जांपल की तरह देखो, एक बच्चा है, इसमें दिया हुआ एग्जांपल रौनक। रौनक का जो वेट है, रौनक का बेटा जो वेट है वो दिया हुआ है 56.7 किलोग्राम्स। ये रौनक का हमारे वेट दिया हुआ है। कह रहा है इफ हिज वेट रिड्यूसेस इन द रेशो, रिड्यूसेस इन द रेशो 7:6, या फिर हम बोलते हैं 7:6, फाइंड हिज न्यू वेट। दोबारा पढ़ रहा हूं बेटा क्वेश्चन। रौनक वेट्स 56.7 kgs, अभी का वेट उसका ये है, पुराना वेट, एंड हिज वेट रिड्यूसेस इन द रेशो 7:6, फाइंड द न्यू रेशो। यही हमने बेटा ऊपर पढ़ा। अगर एक क्वांटिटी है A, उसमें कुछ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बट इन द रेशो हो रहा है। ऐसे नहीं 5 किलो ऐड कर दूंगा तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया, 7 किलो माइनस कर दो तो कितना होगा, वो तो आपने प्लस माइनस करना है। रेशो से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, और अब वो नई क्वांटिटी पूछता है क्या होगी। सो ओल्ड क्वांटिटी को रेशो के रेसिप्रोकल से, बेटा रेशो कितना दिया हुआ है 7/6, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6/7, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका बेटा, न्यू क्वांटिटी आंसर आ जाएगा। मतलब 56.7 इंटू 6/7। अब ये करने के लिए तो आपके पास कैलकुलेटर है ही। अच्छा बताना आंसर ज़्यादा आएगा कम आएगा? अरे ऑब्वियसली कम आएगा बेटा, क्यों? क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। तो 56.7 से आंसर कितना रह गया 48.6 kg। समझ आ रही बेटा बात? सबको क्लियर है? एक बार और सुन लो। एक क्वांटिटी में अगर कुछ इंक्रीज या डिक्रीज होता है इन द रेशो A:B, वो रेशो कुछ भी हो सकती है, वो रेशो डेसिमल में भी दे सकते हैं, आपको सिंप्लीफाई पहले करना पड़ेगा उसको। वो रेशो को जान के सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है ना दें, 20/30 रेशो दे दें, तो पहले उसको 2/3 कर लेना। उसके बाद न्यू क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला याद रखना है, ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय B/A। बेटा ये कुछ कुछ चीज़ें ना ये अपने नोट्स में साथ साथ लिखते रहो, ताकि हर चीज़ के लिए मॉड्यूल पे ना जाना पड़े, अपने फटाफट से नोट्स देखे और हमने पहचान लिया कि ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है। ठीक है, अच्छा अब सुनो। अब रेशो अगर दिया हुआ है ऐसा कुछ 1/3 रेशो 1/8 रेशो 1/6, कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। अरे सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब आपने क्या बताया था, बताना। आपने कहा था ये कोप्राइम होने चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। भाई सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये भी है कि ये 1/3 1/8 1/6 को कुछ ऐसा लिखो कि डिनोमिनेटर में 1 चला जाए। मतलब ये 1/3 को ऐसे नहीं सर 3/1 कर दो, फिर 1/8 को 8/1 कर दो, 1/6 को 6/1 कर दो, नहीं वो मतलब नहीं है। मतलब क्या है, ध्यान से समझना बेटा। क्या करना है आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए, बहुत ही सिंपल है। 8, 6 और 3 का LCM लेना है। क्या लेना है बेटा? LCM। स्टेप क्या याद रखना है? LCM ऑफ 3, 6 एंड 8। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ बेटा, मैं हर क्लास में अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपको कुछ ऐसा सुनने को मिले जो शायद आपने कभी सुना हो या मोस्ट प्रॉबली आपने नहीं सुना हो, और वो बहुत छोटी छोटी बातें होंगी जिसका आंसर निकालना तो आपको आता होगा, लेकिन उस तरीके से नहीं आता होगा जिससे मैं बताऊँगा। जैसे मैंने ऊपर अभी आपको एक
टर्मिनोलॉजी वो बताई थी कि मिक्स नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो एक्चुअली बीच में प्लस होता है, एक्चुअली उसमें एलसीएम लिया जाता है, तब वो आता है। यहाँ पर भी एक चीज़ सुनना बेटा, 3, 6 और 8 का एलसीएम, एक वो बच्चों वाला तरीका क्या है सर, ये वाला ऐसे ये क्रॉस करो, फिर ये 3 की टेबल में जा रहा है 1 पर, ये 2 पर, 8 तो 3 की टेबल में आता ही नहीं है, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, 1 2, फिर 2 1 1 1। नहीं, एक तरीका और है। आंसर आया 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। अब एक आसान तरीका सुनना, अगर आपको टेबल्स आते हैं तो बेटा 3, 6 और 8 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8। 8 की टेबल पढ़नी शुरू करो और वो पहला नंबर 8 की टेबल का जो 3 और 6 की टेबल में भी आ जाए, बस वहीं पे रुक जाना, वो आपका एलसीएम होगा। क्या मतलब है इस बात का, 8 का टेबल पढ़ना शुरू करा, 8 1 जार 8। अब क्या 8 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में, दोनों की टेबल में आना चाहिए, आता है नहीं आता, तो मतलब 8 एलसीएम नहीं है बेटा। 8 2 जार 16, सबसे बड़ा नंबर लिया मैंने 3 6 और 8 में, 8 2 जार 16। क्या 16 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, 6 की टेबल में आता है, नहीं आता। उसके बाद मैंने लिया 24। अब 24 क्या 3 की टेबल में आता है, हाँ सर आता है 8 पर। क्या 24 6 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है सर 4 पर। तो मतलब हमारा जो एलसीएम हो गया बेटा, वो कितना हो गया, 24। अब सीखने के बाद भी कई बच्चों को होता है सर ऐसे ही कर लेते हैं ना, जो साइड में लिखा था टाइम ही कितना लगता है, लेकिन अगर आपको आता है तो सच में ये टाइम बचता है, चाहे वो 10 सेकंड बचें, 20 सेकंड बचें। ऐसे अगर 90 क्वेश्चन में 10 10 20 20 सेकंड बचाओगे या 50 क्वेश्चन में बचाओगे तो बहुत टाइम बचता है, जिसमें एंड में 5 7 10 क्वेश्चन के लिए टाइम बच जाता है, जो आप कर पाते हो, क्योंकि ये सारा खेल बेटा टाइम का है। फाउंडेशन का पेपर मैथ्स का तो खासकर मुश्किल आता ही नहीं है, बहुत ही आसान आता है, बट उसको उस स्टिपुलेटेड टाइम में ख़त्म करना, अच्छे से ख़त्म करना, वाइसली चूज करना कि कौन सा छोड़ना है कौन सा करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर ये छोटी छोटी बातें अगर आप याद रखोगे ना तो ये बहुत काम आती हैं। ये आपको पेपर वाले दिन रियलाइज़ होगा कि अगर ये 3 6 और 8 का एलसीएम आया, कोई बैठ के सोच रहा है या लिख रहा है और कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी तो वैसे ही गलत हो रहा है। लेकिन अगर आप मेंटली सॉल्व कर रहे हो, 8 1 जार 8, 8 2 16, 8 3 24, कितना ही टाइम लगता है, और 24 पहला नंबर आया जो 3 और 6 दोनों की टेबल में आ रहा है, तो एलसीएम हो गया बेटा 24। अब करना क्या, अपने रेशियो पे वापस जाते हैं। एलसीएम 24 आया, बस न्यूमरेटर में 24 से मल्टीप्लाई कर देना है, और कुछ भी नहीं करना बेटा। सो ये कितना हो गया 24/3, ये कितना हो गया 24/8, और ये कितना हो गया 24/6। तो बेटा अगेन काटा 8 3 और 4, तो हमारा जो रेशो था वो क्या बन गया 8:3:4। ठीक है बेटा, तो ये एलसीएम वाली ट्रिक जो है ये प्लीज़ याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एलसीएम निकालने के लिए, बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। जब आप बड़े बड़े नंबर्स में करोगे ना और उस टाइम सोचना पड़ जाता है 10 20 50 आ गया, 12 15 18 आ गया, तो अगर आपको टेबल्स अच्छे से याद हैं तो आप बहुत कम टाइम में एलसीएम निकाल सकते हो। सुनना बेटा, अब हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है बेटा इनवर्स रेशो, और बहुत ही सिंपल है। ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जैसे पता नहीं कोई नई चीज़ पढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल भी नई चीज़ नहीं पढ़ रहे बेटा, पढ़ चुके हैं, बट वो नाम नहीं पता था। आप खुद बताओ 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए। 2/3 एक रेशो दिया हुआ है, उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 1 आ जाए, तो ऑब्वियसली किससे बेटा 3/2 से, क्योंकि 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो इनवर्स का मतलब सिंपल क्या है बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर लेना इज कॉल्ड इनवर्स। सो डेफिनेशन देखें तो वो कहता है 1 रेशो इज द इनवर्स ऑफ अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। अगर प्रोडक्ट 1 है तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। तो मतलब हम 2/3 को बोलेंगे कि उसका इनवर्स 3/2 है, एंड 3/2 इज द इनवर्स ऑफ 2/3। अब बेटा प्रॉपर्टीज बननी है और ये टॉपिक खत्म है, फिर 2-4 क्वेश्चन कुछ करेंगे, तो पहले प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ लो, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे। और प्रॉपर्टीज को कोशिश करना समझना तो बहुत ज़रूरी, अगर लिख सकते हो साथ साथ तो ज़रूर लिखना, वरना बाद में आप आराम से नोट्स भी बना सकते हो बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो बहुत ही आसान है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी ऐसी दे रखी है डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट की, पढ़ के सुन के ऐसा लगता है कुछ मुश्किल है, बहुत ही आसान है।
क्या करना है बेटा, पहले तो समझते हैं। दो तरह के रेशोज होते हैं। ए रेशो बी में इफ ए इज ग्रेटर देन बी, उसको बोला जाता है बेटा ग्रेटर इन इक्वालिटी, जिसको हम बचपन में बोलते थे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा, अगर ए अपॉन बी में ए छोटा है बेटा बी से, मतलब न्यूमिरेटर मतलब एंटीसीडेंट, वर्ड्स रिवाइज करते रहा करो, साथ में रिवीजन हो जाती है। एंटीसीडेंट छोटा है कॉन्सिक्वेंट से, तो उसको बोलते हैं बेटा लेसर इन इक्वालिटी। समझ आ रही बात? तो ग्रेटर इन इक्वालिटी और लेसर इन इक्वालिटी। अब क्या करना है, ध्यान से नेक्स्ट टॉपिक सुनना पहले बेटा। नेक्स्ट है बेटा, अगर आपके पास रेशो दिया हुआ है ए रेशो बी, और मैं आपको कहता हूं इसका डुप्लीकेट रेशो निकालो। जो भी रेशो दिया हुआ है, व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए रेशो बी, तो कुछ भी नहीं करना बेटा। डुप्लीकेट रेशो का मतलब है ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर इज कॉल्ड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए रेशो। बिल्कुल सिंपल। से फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो बेटा, 3/4 दिया हुआ है, कह रहा है इसका बताओ डुप्लीकेट रेशो क्या होगा। तो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, बस सिंपल और ये खत्म। इसी से रिलेटेड है बेटा सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो सब डुप्लीकेट का मतलब है रूट ए रेशो रूट बी। जो भी आपके पास रेशो दिया हुआ है बेटा, उस रेशो को आपने बस दोनों नंबर्स को क्या करना है, रूट करना है और कुछ भी नहीं करना। मतलब रूट ए रेशो रूट बी इज कॉल्ड सब डुप्लीकेट ऑफ ए रेशो बी। एग्जाम्पल सुनो, 25 रेशो 81 दिया हुआ है, कह रहा है इसका सब डुप्लीकेट रेशो निकालो। तो सब डुप्लीकेट का मतलब क्या हुआ बेटा, 25 का रूट 5 हो गया और 81 का रूट कितना हो गया, 9 हो गया। समझ आ गई बात? तो क्या क्या तीन चीजें पढ़ ली बेटा, क्या क्या पढ़ा? एक तो ग्रेटर इनइक्वालिटी, लेसर इनइक्वालिटी। ग्रेटर इनइक्वालिटी का मतलब जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, लेसर इनइक्वालिटी का मतलब जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। उसके बाद पढ़ा क्या, डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो का मतलब क्या है कि अगर ए रेशो बी दिया हुआ है, उसका डुप्लीकेट रेशो निकालना है तो क्या कर दो, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। सब डुप्लीकेट रेशो, ए रेशो बी दिया हुआ है, अगर उसका सब डुप्लीकेट करना है तो दोनों नंबर का क्या कर दो बेटा, रूट कर दो। रूट ए रेशो रूट बी। उसके बाद बेटा आता है ट्रिप्लीकेट रेशो। नाम से ही समझ आया, जब डुप्लीकेट समझ आया कि स्क्वायर किया था, तो ट्रिप्लीकेट रेशो में बेटा क्या करना है, क्यूब करना है। 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना सर, ट्रिपल तो बोल रहा है वो, नहीं। ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है 3 से मल्टीप्लाई करना नहीं, क्यूब करना। सो ए क्यूब रेशो बी क्यूब इज कॉल्ड ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ ए रेशो बी। अगेन एग्जांपल सिंपल, 2 रेशो 3 दिया हुआ है, कह रहा है इसका ट्रिप्लीकेट रेशो निकालो बेटा। तो 2 का ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब 8 हो गया, 3 का कितना हो गया, 27। अच्छा, अगर ट्रिप्लीकेट ये है तो बेटा सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशो मतलब क्यूब रूट करना। जैसे सब डुप्लीकेट का क्या था, क्यूब स्क्वायर रूट करना, ऐसे ही सब ट्रिप्लीकेट का क्या बेटा, क्यूब रूट करना। अच्छा, क्यूब रूट अगेन बड़ी इंटरेस्टिंग सी छोटी सी बात, कई बच्चों को ये नहीं पता था इसका मतलब क्या होता है, और सच में अभी भी नहीं पता होता बेटा। ये रूट होते हैं, ये रूट, स्क्वायर रूट तो पता होता है, क्यूब रूट हो सकता है, 4th रूट हो सकता है, 6th रूट हो सकता है, nth रूट हो सकता है। तो रूट का मतलब समझो पावर 1/n। स्क्वायर रूट में पावर क्या बन जाती है, 1/2। क्यूब रूट में क्या हो जाती है, 1/3। 4th रूट में क्या हो जाएगी, 1/4। तो ये ध्यान रखो, ऐसे लिखा है या फिर ये इसके पेट में लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है इसके। तो अगर इसके अंदर लिखा हुआ है बेटा तो इसका मतलब है a की पावर 1/3। बाहर लिखा हुआ है तो मतलब जो स्क्वायर रूट का आंसर है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये दोनों में फर्क होता है, ठीक है। तो ये प्लीज अगेन ये छोटी सी बात याद रखना।
हाँ जी, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब बेटा a की पावर 1/3 रेशो b की पावर 1/3 इज कॉल्ड सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ a रेशो b। अब ऑब्वियसली नंबर एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, 512 रेशो 343। अब ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि सर क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, समझेंगे कैलकुलेटर से, समझेंगे क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी करेंगे ना तब समझेंगे क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। बट अभी तो नंबर ही मैंने ऐसे लिए हैं जो शायद कुछ बच्चों को तो याद ही होते हैं कि 512 का क्यूब रूट होता है बेटा 8, क्योंकि 512 इज क्यूब ऑफ 8 एंड 343 इज क्यूब ऑफ 7। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब क्या होता है बेटा, क्यूब रूट करना। समझ आ रही बेटा बात। उसके बाद हमने पढ़ना है बेटा कंपाउंडेड रेशो, या इसको हम रेशो कंपाउंडेड भी बोल देते हैं। डेफिनेशन सुनना बेटा ध्यान से बहुत। द रेशो कंपाउंडेड ऑफ द टू रेशो ए बी एंड सी डी, बड़ा आसान है, ए बी एंड सी डी का कंपाउंडेड क्या होगा, ऐसे बताया जाता है ए सी रेशो बी डी। बेटा कोई नई चीज नहीं पढ़ी आपने, ये पता था आपको पहले से, नाम नहीं पता था इसको कि कंपाउंडेड रेशो बोलते हैं या रेशो कंपाउंडेड बोलते हैं। मतलब क्या हुआ बेटा, अरे भाई ये ए रेशो बी है, अगर मैं इसको इक्वल रख दूं सी रेशो डी के, ए रेशो बी और सी रेशो डी है। इन्होंने किया क्या बेटा, ध्यान से देखो, ए रेशो बी और सी रेशो डी है। आपने करना क्या है, इक्वल टू, ठीक है, एक बार को हम इक्वल टू नहीं मानते, इसको कंफ्यूजन होगी। ये दो रेशो दे रखे हैं, तो कंपाउंडेड का मतलब क्या है बेटा, सिंपल, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना। मतलब जो कंपाउंडेड रेशो होगा वो होगा ए सी रेशो बी डी। बहुत ध्यान से एक एग्जांपल से समझना। रेशो दिया हुआ है 2:3 और रेशो दिया हुआ है 5:7। कह रहा है इसका बताओ कंपाउंडेड रेशो क्या होगा, या रेशो कंपाउंडेड क्या होना चाहिए इसका। तो सिंपल है बेटा, 2/3 फ्रैक्शन में लिखो, 5/7 लिखो, मल्टीप्लाई करो 2/5। बेटा मल्टीप्लाई ऐसे मत करना सर, ये दोनों कट रहे थे, 3 और 5 हमने काट दिए। 2 × 5 10, पहले कर लेना आराम से, और फिर मल्टीप्लाई में 21। तो 2 × 5 10 हो गया, और 3 × 7 कितना हो गया, 21। समझ आ रही बेटा बात। ये 2 में नहीं, ये 3 में भी लगता है, ये 4 में भी लगता है। पहले आप एक सिंपल 2 वाला दोबारा समझो बेटा, 3:4 एंड 5:7। तो 3/4 और मल्टीप्लाई का साइन 5/7, सिंपल मल्टीप्लाई और कुछ भी नहीं है। सो 3 5s are 15 और 7 4s are 28। समझ आ रही बेटा। रेशो कंपाउंडेड या कंपाउंडेड रेशो सब एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। अगर ये 2 की जगह बेटा 3 में होता, मतलब यही जो मैंने ऊपर नंबर लिए, 2/3 ले लेते हैं, 5/7 ले लेते हैं, 3/4 ले लेते हैं, इसका रेशो कंपाउंडेड निकालना है। तो कैसे करेंगे, वही 2/3, 5/7 और 3/4। 5 2s are 10, 3s are 30, 7 3s are 21 × 4। अब आप मल्टीप्लाई करना चाहो कर लो, क्योंकि सिंप्लीफाई करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि बाद में भी आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना ही होता है, तो पहले ही काट दो। बाद में भी कैंसिल करोगे, नंबर बड़े हो जाएंगे, सोचने में टाइम लगेगा कि ये किस टेबल में आ रहा है, और डेसिमल में निकाल नहीं सकते हैं कि कैलकुलेटर का यूज़ कर सकें। तो सीधा आंसर आ गया बेटा 5/40। समझ आ रहा है। कॉन्टिन्यूएट का मतलब मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई इज कॉल्ड रेशो कंपाउंडेड या कंपाउंडेड रेशो, दोनों एक ही बात होती है बेटा। क्लियर है सबको, ठीक है। अब सुनना बेटा, नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूड रेशो। बस 2 टॉपिक है, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्टिन्यूड रेशो, continued ratio is the comparison between the magnitudes of 2 or more quantities. Continued ratio is the comparison between the magnitude of 2 or more quantities of the same kind. अब इसका समझना ध्यान से बेटा, मतलब होता क्या है, बहुत ही आसान है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कॉन्टिन्यूटी में चलना। मतलब अगर A रेशो B रेशो C लिखा है, मैं कह रहा हूँ इसका कॉन्टिन्यूड रेशो निकालो, तो इसका सिंपल मतलब है A रेशो B रेशो C। मतलब जो भी कॉमन टर्म है उसको एक बार लिख दो। मतलब 2:3 और 3:4 का अगर मैं कॉन्टिन्यूड रेशो पूछूंगा तो क्या आंसर होगा बेटा, 2:3:4। जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है बेटा,
200 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये, इनका कॉन्टिन्यूड रेशो निकालना है। बहुत ही आसान है। क्या करना है, 200, 400, 600 को रेशो में रखना है। अब गड़बड़ शायद क्या हो सकती है, सर हमने 200 बाय पहले 400 ले लिया, फिर 400 बाय 600 ले लिया। यही तो नहीं करना। यही तो फर्क है नॉर्मल और कॉन्टिन्यूड रेशो में, कि आपको ऐसे देखना है कि ये 200, 400, 600 जो है ये तीनों एक टेबल में कटें, जो कि कट रहे हैं दोनों 100 के, तीनों 100 के टेबल में जा रहे हैं बेटा। सो 200, 400, 600 में पहला कॉमन फैक्टर क्या है, 100 ना, तो पहले तो वो हटाओ। समझ आ रही बात। 200 ऐसे नहीं करना सर, कॉन्टिन्यूड का मतलब हमने 200 और पहले 400 का ले लिया, फिर 400 और 600 का ले लिया, ये मत करो। तीनों को एक साथ लो, कॉमन फैक्टर काटो और देखो कहां तक कट रहा है ये। अब ये दोबारा दोनों तीनों जो है वो 3 के टेबल में जा रहे हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना ही होता है हमेशा। तो ये हो गया बेटा कॉन्टिन्यूड रेशो 200, 400, 600 की 1:2:3। लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे जो जिसपे क्वेश्चन तो नहीं आता, बट हाँ आपको नॉलेज के लिए ये पता होना चाहिए। उसको बोलते हैं बेटा कमेंसुरेबल और इनकमेंसुरेबल क्वांटिटीज। अब होता क्या है सर, अभी तक आपने बोला था रेशो ये क्या है 2:3। बेटा इसको बोलते हैं कमेंसुरेबल। कमेंसुरेबल का मतलब क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मतलब एंटीसीडेंट, डिनोमिनेटर मतलब कॉन्सिक्वेंट, ये दोनों जो होने चाहिए वो इंटीग्रल होने चाहिए, इंटीजर की फॉर्म में होने चाहिए। अब भाई ये इंटीजर क्या होता है ये भी समझ लो। दोनों होने चाहिए बेटा, एक से भी बात नहीं बनेगी। अब समझो, और ये फिर वही बात कि इंटीजर सच में बहुत कम बच्चों को पता होता है। इंटीजर मैं पूछता हूँ 2.4, हाँ सर इंटीजर है। भाई इंटीजर वो होल नंबर होते हैं। अगेन होल नंबर यूज़ करना इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, बट फिर भी समझने के लिए देखना, वो होल नंबर होते हैं, मतलब एक तरीके से जिनको फ्रैक्शन में नहीं लिखना, जो डेसिमल में ना लिखे जा सके, बट वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सो 1 2 3 4 5 6 7 0, -1 -2 -3 -4 -5, ये सारे क्या होते हैं बेटा, इंटीजर्स होते हैं। जहां डेसिमल इन्वॉल्व हुआ वो नॉन इंटीग्रल हो जाते हैं, वो फ्रैक्शन में चले जाते हैं। जहां तक नंबर होल है, पूरा कंप्लीट है, चाहे वो नेगेटिव कंप्लीट है चाहे वो पॉजिटिव कंप्लीट है, वहां तक उनको इंटीजर बोलना है। और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही इंटीजर्स होते हैं बेटा, तो उसको बोलते हैं कमेंसुरेबल। और जब दोनों में से कोई एक या दोनों के दोनों रूट में चले जाएं, √2 में √3, इसको बोलेंगे बेटा इनकमेंसुरेबल। अगेन थ्योरी का टॉपिक है, कभी इस पे क्वेश्चन चेक नहीं किया गया, बट कभी आप मॉड्यूल में से पढ़ो तो आपको समझ आना चाहिए कि इनकमेंसुरेबल और कमेंसुरेबल का मतलब क्या होता था। ठीक है जी बेटा, ये सारी थ्योरी थी जो हमने पढ़ ली है। अब हमें इसको अप्लाई करना है कि ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगी, और उसको प्लीज़ ध्यान से सुनना। हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ और बहुत ध्यान से देखना। द मंथली इनकम ऑफ 2 persons are in the ratio, the monthly income of 2 persons are in the ratio 4:5, and their monthly expenditure मतलब खर्चा are in the ratio 7:9. If each of them saves ₹50 per month, find their monthly incomes and expenditure. हम एक्सटेंड कर देते हैं क्वेश्चन को, find their मंथली इनकम। इन्होंने सिर्फ इनकम बोला हुआ है मॉड्यूल में, हम ठीक है निकालेंगे तो हम बेटा एक्सपेंडिचर भी निकाल लेते हैं, कैसे निकालना है। अब सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन ना आपने 10th क्लास के एनसीईआरटी में देखा होगा, और ये है एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है, बस वो जो 50 रुपये बचा रहा है ना उसकी जगह 2000 रुपये बचा रखे हैं। उसमें क्या करते थे हम, सुनना सर, लेट कर लो इनकम जो है वो उसका जो रेशो है वो 4x और 5x है। सुनना, ये ऐसे भी किया जा सकता है, और यही सेम क्वेश्चन ना हम लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में करेंगे भी बेटा, तब मैं उसको अलग तरीके से कराऊंगा
कि जो इनकम का रेशो है वो क्या मान लो 4x, 4 और 5 दे रखा है, तो एक कॉमन फैक्टर याद आ रहा है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई करते थे जो मैंने बताया था, मेरे पास 1000, मेरी बीवी के पास 2000, तो रेशो कितना हुआ 1:2। बट यहाँ पर 4x और इनकम मान लेंगे, दो लोग हैं ए और बी, तो रेशो को बेटा अगर एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना होता है ना तो आप एक कॉमन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो। वो कॉमन क्वांटिटी मैंने यहाँ x मान ली, आप k मान लो, जो आपका मन करे। तो जो b की इनकम हो गई बेटा वो कितनी हो गई 5x, क्योंकि रेशो सेम रखना। अब मैं अगर रेशो लूंगा तो x से x कट जाएगा ना, क्योंकि कॉमन फैक्टर हमेशा कैंसिल ही होता है। और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दिया हुआ है 7:9, वो मान लिया 7y और क्या हो गया 9y। और सबको पता है जितना कमाओ उसमें से जितना खर्च कर दो, जो बच जाता है उसी को सेविंग बोलते हैं, बचत बोलते हैं। सो मतलब इक्वेशन क्या बनी 4x माइनस 7y 50 रुपये, 5x माइनस 9y 50 रुपये। सर इन दोनों को सॉल्व कर लो, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन आपको मेथड याद होंगे, उससे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट समझना क्या है बेटा कि ये रेशो से भी किया जा सकता है। कैसे करना है ध्यान से सुनना। इनकम का तो ये सही लेट किया आपने कि 4x और 5x। अब आप एक बात लॉजिकली सोचो, जब मैं आपको बोल रहा हूँ इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करो तो सेविंग आती है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि इनकम में से सेविंग माइनस करो तो क्या आता है एक्सपेंडिचर आता है। एक बात नहीं हुई है, जो प्लस की सेविंग थी इधर आके माइनस हो गई, और जो माइनस का एक्सपेंडिचर था वो उधर जाके क्या हो गया प्लस हो गया। ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। इनकम मैंने क्या लेट कर ली 4x एंड 5x, तो 4x में से सेविंग माइनस करा दी। अब सेविंग कितनी थी बेटा 50 रुपये। 5x में से बी वाले की भी सेविंग 50 रुपये थी, वो भी माइनस करा दी। जब इनकम में से सेविंग माइनस हुई तो बचा क्या, क्या बचा बेटा एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर हमें एब्सोल्यूट टर्म्स में तो पता नहीं है, हम y डाल नहीं सकते वरना दो वेरिएबल हो जाएंगी। तो भाई वैसे भी तो हमने 4x माइनस 50 और 5x माइनस 50 का क्या लिया है बेटा रेशो लिया है, कि ये जो a है ये a का एक्सपेंडिचर है, ये b का एक्सपेंडिचर है इंडिविजुअली। लेकिन जब इसको रेशो में डाला तो हम इसको इक्वल भी रख सकते हैं उस रेशो के जो एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है, और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दिया हुआ है बेटा 7:9। समझ आ रही बात? ये दोबारा सुनो, इनकम हमने पहले उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में निकाल लिया है कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके कि सर ए की इनकम हो गई 4x और बी की इनकम हो गई 5x। अब इनकम में से ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर माइनस करो तो सेविंग आती है। मैं बोल रहा हूँ इनकम में से अगर सेविंग माइनस करें तो एक्सपेंडिचर आता है, तो वैसे कर सकते हो। सो इनकम में से हमने क्या किया 50 रुपये जो सेविंग थी वो माइनस करी। अब सर ये जो आई है ना ये एक्चुअल में ए की एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल ठीक है। ये जो नीचे लिखा है ना ये बी का एक्सपेंडिचर है, लेकिन जब मैंने उसको रेशो में डाल दिया कि 4x माइनस 50 अपॉन में 5x माइनस 50 तो इज इक्वल टू में भी एक्सपेंडिचर का रेशो आना चाहिए, वो मैंने लिख दिया 7:9। अब शायद कई बच्चों के दिमाग में सर ये भी बात आ रही होगी, सर ऐसे भी तो कर सकते हो फिर कि 4x माइनस 7y कर दो, 5x माइनस 9y कर दो, इज इक्वल टू में 50 कर दो। बेटा दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएंगे, इक्वेशन एक बनेगी, वेरिएबल दो होंगे, आप क्या मैं भी सॉल्व नहीं कर सकता। तो हमें क्योंकि वेरिएबल एक ही रखना था और वो हमने x ही रखा, तो 4x माइनस 50 a का एक्सपेंडिचर, 5x माइनस 50 b का एक्सपेंडिचर, दोनों का रेशो लिया और एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा था तो उसको एक्सपेंडिचर के रेशो के इक्वल रख दिया 7/9। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 9 इंटू 4x माइनस 50, 7 इंटू 5x माइनस 50, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा 9 4 जार 36x माइनस 450, 35x माइनस 350, 36x माइनस 35x इज इक्वल टू माइनस का 350 प्लस का 450, सो x इज इक्वल टू 100। क्या आ गया ये 100 रुपये इनकम आ गई, एक्सपेंडिचर आ गया नहीं, अभी कुछ भी नहीं आया। कैसे आएगा बेटा सुनना, इनकम सबको ये कैलकुलेशन क्लियर है, एक बार देख लो फिर से। 4x माइनस 50 अपॉन में 5x माइनस 50 और उसका रेशो इक्वल रख दिया 7/9 के, क्योंकि एक्सपेंडिचर का रेशो गिवन था, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x की वैल्यू आ गई। अब जो बेटा इनकम की बात करें तो a की इनकम थी 4x और b की इनकम थी कितनी 5x। ये x की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी, तो ये कितना आया 400 और ये कितना आया 500। ठीक है सर। सर आपने ये जो आगे क्वेश्चन एक्सटेंड किया था कि एक्सपेंडिचर भी बताओ कितना होगा, ये कैसे आएगा?
y तो आपने निकाली नहीं, क्या y को ये जो ऊपर दो इक्वेशन बनाई थी उसमें पुट करोगे या y के लिए कुछ अलग से सॉल्व करोगे? अरे नहीं भाई, लॉजिकली करेंगे ना। अगर कोई 400 रुपये कमाता है तो कितना खर्च करे कि 50 रुपये बच जाएं? ऑब्वियस सी बात है, कितने रुपए बेटा? 350 रुपये। ये एक ही बात हो गई, ये ए का एक्सपेंडिचर आ गया। बी जो 500 रुपये कमाता है, अगर वो भी 50 रुपये बचा रहा है महीने में, तो इसका मतलब भाई उसका खर्चा ज़्यादा है, तो कितना खर्च करता है? वो 450 रुपये खर्च करता है। अब देखो आप बेटा, तो मतलब जो रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर आया वो आया 350 रेशो, और वो 100% 7:9 ही आएगा। करके देख सकते हो आप। 350 अपॉन में 450, 0 से 0 कटा, 5 7 जार 5 9 जार। तो मतलब इनकम कितनी हो गई बेटा? 400 रुपये, 500 रुपये। उसने इनकम ही पूछी थी, आ चुका है आंसर, बट अगर एक्सपेंडिचर पूछ लेता तो ये हमें निकालना आना चाहिए कि 350 रुपये और 450 रुपये। एंड टू चेक आप सीधा रेशो निकाल के भी देख सकते हो कि 7:9 ही आ रहा है। समझ आ रही बेटा बात? ठीक है जी। अब कुछ और देखो बेटा क्वेश्चंस। अच्छा देखो, मॉड्यूल का ये बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है, A/B अगर 3/4 है तो बताओ 2A + 3B रेशो 3A + 4B की क्या वैल्यू होगी? 4 आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, 54/25, 8/25, 17/24 और लास्ट बेटा 18/25। देखो MCQ है, आइडियली तो रेशो दिया हुआ है तो सर रेशो को हम एब्सोल्यूट नहीं मान सकते, क्योंकि अगर मेरे पास 300 और आपके पास 400 रुपये, तो हम रेशो में तो बोल सकते हैं कि सर 3:4 का रेशो है, बट ये नहीं बोल सकते ना कि एक्चुअल में मैग्नीट्यूड वाइज मेरे पास 3 रुपये और आपके पास 4 रुपये, नहीं बोल सकते। मतलब हम रेशो को कभी भी एब्सोल्यूट क्वांटिटी में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसीलिए हमें कॉमन फैक्टर लेना पड़ता है। बट ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कोई यूनिट इन्वॉल्व नहीं है, इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है बेटा? सीधा सीधा ए की जगह नंबर डाल देना है, क्या? 3, और बी की जगह क्या पुट कर देना है? 4। तो 2 × 3 + 3 × 4 रेशो 3 × 3 + 4 × 4। तो 3 2 6 + 12 9 + 16 18 अपॉन में 25। ऑप्शन क्या हो गया बेटा? डी। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, यू जस्ट पुट द वैल्यू डायरेक्टली। उस टाइम वो कॉन्सेप्ट पे मत जाने लग जाना कि सर ने कहा था कॉमन फैक्टर लेते हैं तो हम 3K ले लें, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। फिर K कॉमन लेना पड़ेगा, K एंड में कट जाएगा, क्योंकि वो कॉमन फैक्टर सबके लिए ही होगा, तो इसलिए वो करना ही नहीं है आपने। ठीक है जी, ओके जी। सुनो बेटा, सेम इसी लाइन पे बेटा क्वेश्चन करते हैं, आप लोग भी साथ साथ ट्राई करो। x/y दिया हुआ है 3/4, कह रहा है फाइंड x² y + xy² रेशो x³ + y³। सो x/y इज 3/4। अगेन पुट करनी है बेटा वैल्यूज, तो 3 का स्क्वायर × 4 प्लस 3 × 4 का स्क्वायर, रेशो मतलब डिवाइड, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। सो 3 स्क्वायर 9, 9 4 जार 36, 4 स्क्वायर 16, 16 3 जार 48, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64। तो ऊपर हो गया बेटा 84 और नीचे हो गया 91। अब अगर ये सिंप्लीफाइज फॉर्म में है तो ठीक है, वरना आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और ये दोनों 7 की टेबल में जा रहे हैं बेटा, 7 12 जार 7 13 जार, तो आंसर हो गया 12/13। समझ आ रही बेटा बात? ठीक है जी, सुनना एक और। ओके, एक क्वेश्चन है बेटा, द रेशो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ 2 ट्रेन्स। स्पीड का रेशो दिया हुआ है
7:8. If the second train runs 400 kilometer in 5 hours, 400 kilometer in 5 hours, then the speed of first train is. तो क्वेश्चन क्या है, दो ट्रेन है, उनकी स्पीड है 7:8. अगर सेकेंड ट्रेन की स्पीड हमें पता चल जाए तो हम फर्स्ट ट्रेन की स्पीड भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं. अब हुआ क्या, कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या चेक कर लिया कि इन्होंने डिस्टेंस दे दिया, कितना बेटा 400 किलोमीटर, साथ में टाइम दे दिया कितना 5 घंटे. अब सर ये तो याद ही नहीं 9th-10th की फिजिक्स से क्या होता था. अब इतना तो बेटा थोड़ा सा, ये क्योंकि ये तो मैथ्स ही नहीं है, ये तो लॉजिकल चीज़ है कि अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो आप स्पीड को मल्टीप्लाई कराते हो किससे, टाइम से. अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 400, स्पीड हमें नहीं पता, टाइम कितना है बेटा 5 घंटे, तो यहाँ से स्पीड निकल आई कितनी 400/5. मतलब स्पीड सेकेंड ट्रेन की कितनी आ गई बेटा 80 किलोमीटर पर आवर. अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो मेन रेशो पर है, स्पीड टाइम डिस्टेंस पे तो है ही नहीं. क्या था रेशो बेटा, बोल रहा है जो स्पीड का रेशो, मान लेते हैं कार 1, जो ट्रेन 1 है उसकी स्पीड S1 है, ट्रेन 2 की S2 है, उसका रेशो दिया हुआ था 7/8. अगेन रेशो का मतलब 7/8 ऐसे लिख ले. और सेकेंड ट्रेन की एब्सोल्यूट स्पीड आप निकाल चुके हो कितनी 80, वो यहाँ पे रख दो. और फर्स्ट ट्रेन की एब्सोल्यूट स्पीड आपने निकालनी है, दैट इज S1. बस S1 कैसे आएगा बेटा 7 × 80/8. ये कैंसिल हुआ कितने पर 10 पर. मतलब पहली ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई बेटा 70 किलोमीटर पर आवर. समझ आ रही बेटा बात. तो ये टॉपिक 1 रेशोज ख़त्म हुआ. और प्लीज़ इसको जितना भी हमने लिखा है इसको आपने सबने पढ़ के आना है. और आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1A उसमें 25 क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, जो बच गए हैं वो आपने करके आने हैं. और नेक्स्ट क्लास में हम प्रोपोर्शन करेंगे, और अगर रेशो के कुछ डाउट्स होंगे तो हम वो भी ले सकते हैं. उसके बाद हम प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे. दे बोथ आर लिंक्ड. तो प्रोपोर्शन समझने के लिए बेटा रेशो ज़रूर पढ़ के आना, क्योंकि रेशो की टर्मिनोलॉजी वहाँ पर यूज़ होगी, और वो टर्मिनोलॉजी बेटा याद नहीं होगी तो फिर प्रोपोर्शनेट जो प्रोपोर्शन चैप्टर है टॉपिक है नेक्स्ट, इसको करने में दिक्कत होगी. तो ये एक ही टॉपिक था, रेशो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉग, जिसमें अभी हमने रेशो किया है. नेक्स्ट क्लास में हम प्रोपोर्शन करेंगे. और प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल बिना हेजिटेशन के सब कुछ पूछो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा. ठीक है बेटा, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय.